सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से पेज नंबर 62 से लेकर हम 64 तक आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बाबा साहब यहाँ पर साइमन कमीशन संवैधानिक सुधार आयोग के समक्ष जो यहाँ पर साउथ वेयर कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की है, उसमें दलितों को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है वो अपर्याप्त है। इस बात का जिक्र करते हुए बाबा साहब स्वयं सजेस्ट करते हैं कि आखिर दलितों को, जिनकी जनसंख्या 19% है भारतवर्ष में, और दलितों की जनसंख्या के अनुपात में बाबा साहब यहाँ पर सीटों का निर्धारण करने की बात करते हैं। राजनीति में प्रतिनिधित्व कितना होना चाहिए अल्पसंख्यकों को और कितना दलितों को होना चाहिए, इस संबंध में बाबा साहब अपना एक सुझाव देते हैं, जो हमने पिछले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखा था। बाबा साहब कहते हैं कि परिषद में 140 सीटें जो हैं, 140 में 33 मुसलमानों को दे दी जाएं और दलित वर्गों को 15 सीटें दे दी जाएं। ये बात बाबा साहब कहते हैं। इस बात को लेकर बाबा साहब पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के इस प्रस्ताव से, इस सुझाव से सहमत नहीं है। तब बाबा साहब कहते हैं कि लगता है मुझे अपने इस सुझाव के लिए ज़्यादा स्पष्टीकरण देना चाहिए। और आज के अम्बेडकर संदेश में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का स्पष्टीकरण दलितों को प्रतिनिधित्व की मांग के संबंध में जो यहाँ पर स्पष्टीकरण बाबा साहब ने दिया है, वो हम आपके समक्ष रखते हैं। तो आज का संपूर्ण अम्बेडकर संदेश इसी बिंदु को लेकर विशेष रहेगा, फोकस रहेगा। आज के अम्बेडकर संदेश को हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं BBAIC अर्थात बुद्ध बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। बाबा साहब लिखते हैं कि जितने प्रतिनिधित्व का मैंने दलित वर्गों के लिए दिया है, उसे कुछ लोगों ने नापसंद किया है। मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने विरोध किया है। इस बात को देखते हुए मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मैं भ्रांतियों को दूर करने के लिए और अधिक स्पष्टीकरण दूं। इस बात में कोई शक नहीं कि मूलतः दलितों के लिए जो प्रतिनिधित्व निश्चित किया गया वह नितांत अनुचित है। संयुक्त रिपोर्ट तैयार करने वालों ने साफ साफ कहा है पैराग्राफ 153 में कि हमारा इरादा वह सबसे अच्छी व्यवस्था करने का है जो कि हम अर्थात दलित वर्गों के विशेष प्रतिनिधित्व के लिए कर सकते हैं। किंतु इस आश्वासन को साउथ वेरो कमेटी ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उसे बाद में मताधिकार के तरीके निश्चित करने, निर्वाचन क्षेत्रों का गठन करने और सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था कि भारत में विद्यमान विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में प्रस्तावित लोक शासन प्रणाली में क्या क्या समंजन किए जाने चाहिए। दलित जातियों के हितों की रक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान करने की समस्या की ओर साउथ वेरो कमेटी ने बुरी तरह आंखें मूंद ली कि भारत सरकार ने भी, जो इस संबंध में कोई खास रुचि नहीं रखती थी, इस बात को अनुभव किया और साउथ वेरो कमेटी की रिपोर्ट संबंधी अपने डिस्पैच के पैरा 13 में कहा कि हम गैर सरकारी मानदेय संबंधी प्रस्तावों को आमतौर पर स्वीकार करते हैं, लेकिन एक समुदाय ऐसा भी है जिसके बारे में लगता है कि जिसकी ओर जितना ध्यान कमेटी ने दिया है उससे अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। भारतीय संवैधानिक सुधार के संबंध में दी गई रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दलित वर्गों की समस्या को चिन्हित किया गया है और उनका लिहाज करते हुए आश्वासन दिया गया है कि इन जातियों का उल्लेख इस प्रकार किया गया है, हिंदू अन्य लोग, यानी कि दलितों के बारे में कहा गया हिंदू अन्य लोग, इस तरह से परिभाषित किया गया। भाषा कहते हैं हालांकि प्रतिवेदन में उनकी अलग अलग ढंग से परिभाषा दी गई है, पर मोटे तौर पर वे एक ही प्रकार के लोग हैं, सिवाय इसके कि उनके प्रति बहिष्कार की कठोरता में थोड़ा अंतर है। उन सभी को कमोवेश मद्रास के पंचनामों में निश्चय ही उस हिंदू समाज का अंग नहीं माना गया है जिसे मंदिरों में जाने की आज्ञा है। इनकी संख्या कुल जनसंख्या का 5वां भाग है।
और उन्हें मोहल्ले मिंटो परिषदों में कोई प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। कमेटी की रिपोर्ट में दलित वर्गों का 2 बार उल्लेख किया गया है, पर सिर्फ यह स्पष्ट करने के लिए कि निर्वाचन क्षेत्रों की स्थिति संतोषजनक न होने के कारण मनोनयन द्वारा उन्हें प्रतिनिधित्व दिया गया है। रिपोर्ट में इन लोगों के स्वावलंबन की स्थिति पर कोई विचार प्रकट नहीं किया गया है, न ही मनोनयन की संख्या का सुझाव दिया गया है। मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट के पैरा 24 में जिन आधारों पर मनोनीत सीटों के परिसीमन का औचित्य ठहराया गया है, वे यह प्रकट नहीं करते कि कमेटी दलित वर्गों का उल्लेख कर रही थी। इस समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व के मापदंड के बारे में उनका प्रस्ताव निम्नलिखित है। प्रस्ताव था प्रांत मद्रास, जिसकी कुल जनसंख्या 39.8 लाख, दलित वर्गों की संख्या 6.3 लाख और कुल सीटें यहाँ पर 120 थी और 120 में दलित वर्गों के लिए सीटें मात्र 2 दी गई। बंबई की जनसंख्या 19.5 यानी कि 19.5 लाख, जिसमें 0.6 लाख यानी कि 60,000 जनसंख्या दलित वर्गों की थी बंबई में और कुल सीटें 113 हैं और उसमें मात्र 1 सीट दलित वर्ग को दी गई। बंगाल में 45 लाख कुल जनसंख्या है और दलित वर्गों की जनसंख्या 9.9 लाख, लगभग 10 लाख के करीब मान सकते हैं। 45 लाख में 10 लाख जनसंख्या यहाँ पर यानी कि लगभग 20% आप कह सकते हैं और कुल सीटें 120 थी, मात्र 1 सीट दी गई। जब जनसंख्या 20% है यहाँ पर तो 20% सीटें भी होनी चाहिए। सामान्य साथियों, 120 की 20% सीटें लगभग 24-25 बनेंगी और वो सीटें यहाँ पर मिलनी चाहिए थी, लेकिन मात्र 1 सीट यहाँ पर दलितों को दी गई। संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस अर्थात वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 47 लाख जनसंख्या थी और 10 लाख लगभग 10.1 लाख दलित वर्गों की संख्या थी। यहाँ पर 120 में 1 सीट दी गई और बंगाल में 127 में 1 दी गई थी। ये थोड़ा सा आंकड़ा हमने आपके समझ प्रस्तुत किया। पंजाब, बिहार और उड़ीसा लगभग यही सभी जगह कंडीशन है। टोटल जो सीटें थी यहाँ पर हम आपको बता दें, कुल सीटें 791 में मात्र 7 सीटें दलित वर्गों को दी गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा अन्याय यहाँ पर, कितना बड़ा असमानता का भाव यहाँ पर किया गया दलितों के साथ में। इसी बात को बाबा साहब बड़े पुरजोर तरीके से कहते हैं ये आंकड़े स्वयं में प्रमाण है। ये सुझाव दिया गया है कि ब्रिटिश भारत की कुल जनसंख्या के 5वें भाग को कोई 800 सीटों में से मात्र 7 सीटें दी जाए। ये सच है कि सभी परिषदों में मोटे तौर पर पदधारियों का 6वां भाग ऐसा होगा जिससे अपेक्षा की जा सकती है कि वह दलित वर्गों के हितों का ध्यान रखेगा, परंतु हमारे विचार से ये व्यवस्था सुधार संबंधी रिपोर्ट के लक्ष्य से मेल नहीं खाती। इसमें लिखा गया है कि दलित वर्गों को आत्मरक्षा का पाठ भी पढ़ना चाहिए। निश्चय ही ये आशा मृग मरीचिका सी होगी कि जिस असेंबली में 60 से 90 सवर्ण हिंदू हैं, उसमें इस समुदाय के केवल 1 सदस्य को शामिल करके वह परिणाम प्राप्त किया जा सकता है। रिपोर्ट के पैरा 151, 152, 155 के सिद्धांतों को साकार करने के लिए हमें बहिष्कृतों के साथ और अधिक उदार व्यवहार करना ही होगा। भाषा कहते हैं, संयुक्त प्रवर समिति ने माना है कि प्रतिनिधित्व के सवाल के बारे में साउथ वेलो कमेटी ने दलितों के साथ अन्याय किया है। कमेटी को अपनी रिपोर्ट में कहना पड़ा, दलित वर्गों के लिए प्रस्तावित प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है। मताधिकार कमेटी की रिपोर्ट में वर्णित परिभाषा में भारत की कुल जनसंख्या का एक बड़ा अनुपात शामिल है। सोचते हैं कि उसकी सलाह के मुताबिक भारत सरकार को हिदायत दी जाए कि इन वर्गों को मनोनयन के रूप में और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उसके लिए हर प्रांत में स्थानीय सरकार से परामर्श करके दलित वर्गों की संख्या के अनुसार प्रतिनिधियों की संख्या निश्चित की जाए। यह प्रतिनिधित्व यदि आवश्यक हो तो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र के अलावा होना चाहिए, उसे घटाकर नहीं। निश्चय ही इस सब का कोई फल नहीं निकला और साउथ वेलो ने दलित वर्गों के साथ जो अन्याय किया है उसे दूर नहीं किया जा सका। वर्तमान प्रयास का उद्देश्य दलित जातियों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व देना नहीं है, ये तो अन्याय को दूर करने का प्रयास है। ये भी नहीं कहा जा सकता कि प्रतिनिधित्व के मापदंड के सुझाव पर अनाप शनाप होने का आरोप लगाया जा सकता है। मूडी मैन कमेटी ने भी कहा है कि इस तथ्य को सामान्यतः स्वीकार किया गया है
और ये वांछनीय है कि इन दोनों वर्गों यानी कि श्रमिक वर्गों और दलित वर्गों को और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। और कहा है कि इस दृष्टिकोण से सहमत है, मतलब इस दृष्टिकोण से सहमत है। उसने प्रस्ताव किया कि उन्हें 113 की विधानसभा में 11 स्थान दिए जाए। यदि 133 में से 11 सीटें तर्कसंगत कोटा है तो 140 में से 15 सीटें देना तो बहुत मामूली बात है। 15 का कोटा इसलिए अधिक लगता है कि आरंभिक कोटा बहुत ही कम था। जो 15 के कोटे पर ये कहकर इतराज करते हैं कि मौजूदा कोटे की अपेक्षा ये जरूरत से ज़्यादा है, वे भूल जाते हैं कि जो कोटा मानक मापदंड के रूप में लागू है वो न तो न्याय संगत है और न ही सही है। एक और मामले में स्पष्टीकरण की जरूरत है। मेरे साथियों ने अपनी रिपोर्ट के पैरा नंबर 16 में, जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए सीटों के आवंटन के सवाल पर चर्चा की है और कहा है कि हमारे 2 सदस्यों सरदार मजूमदार और डॉक्टर अंबेडकर की राय है कि यह व्यवस्था तभी तक कायम रह सकती है जब तक लखनऊ समझौता प्रत्येक प्रांत के बारे में मान्य है। हालांकि लखनऊ समझौता क्या है हम आगे के अंबेडकर संदेश में बताने वाले हैं, लेकिन बाबा साहब ने यहाँ स्पष्ट किया, कहा कि मेरे साथी मेरी बात समझ नहीं पाए हैं और इसीलिए मेरे बारे में गलत व्याख्या की है। मैं ये कहना चाहता था कि चूंकि उन्होंने सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों अथवा मुसलमानों को दी जाने वाली सीटों की संख्या का औचित्य नहीं बताया, अतः बेहतर होगा कि वे अपनी रिपोर्ट में कह दें कि वह लखनऊ समझौते के अनुसार है। जिस ढंग से मेरे साथियों ने मेरे बारे में कहा है उससे लगता है कि मैं लखनऊ समझौते का समर्थन करता हूँ। इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि यह कथन नितांत अनुचित है। आज का अंबेडकर संदेश यहीं तक। बाबा साहब ने अपना स्पष्टीकरण दिया अपने प्रस्ताव को लेकर, या जो भी भ्रांतियां थी यहाँ पर समाज के अंदर बाबा साहब के कथन को लेकर। बाबा साहब ने दलितों के लिए 15 सीटों की जो डिमांड की 140 सीटों में से, और मुस्लिम समुदाय के लिए यहाँ पर बाबा साहब ने सीटों की डिमांड की थी। और उस संबंध में बाबा साहब को ऐसा लगता है कि मुसलमानों के लिए 140 सीटों में 33 सीटें और दलितों के लिए 15 सीटें दी जाए, ऐसा प्रस्ताव बाबा साहब ने किया था। उसको लेकर बाबा साहब और क्लियर कट यानी कि स्पष्टीकरण देते हैं, जो आज हमने आपके समक्ष रखा। आज का अंबेडकर संदेश बेहद शानदार था मेरे साथियों, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ था, और इसलिए इस जानकारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। आज के अंबेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न है, 140 सीटों में से कितनी सीटें दलितों को दी जानी चाहिए बाबा साहब के अनुसार? इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से कर सकते हैं मेरे साथियों। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को इसी निवेदन के साथ कि जरूर शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिकी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है, और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता में मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सामान्य साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।